दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का दूसरा भाग। इसका पहला भाग आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यह है कि यदि आप किसी ऐसे काम में व्यस्त हैं जब किताबों से अध्ययन नहीं कर पा रहे हों तो इसको आप ईयरफोन या हेडफोन के माध्यम से सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो आज का पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, वो है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यानों में या नेशनल पार्क में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है किस पद्धति द्वारा? तो वो है इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। किसको? प्रकृति के संरक्षण को। ट्रैफिक मिशन है एक ट्रैफिक मिशन जो वन्य जीव और पादपों के व्यापार से जो खतरा है उसको रोकने का प्रयास करता है। तो ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। एक प्रश्न है ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और यह किसका रणनीतिक गठबंधन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है WWF और IUCN का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, और IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन दोनों का एक रणनीतिक गठबंधन है। अगला प्रश्न है जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो उत्तर है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी या विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किसने किया था? तो जैव विविधता को दोस्तों अल्फा जैव विविधता, बीटा विविधता और गामा जैव विविधता 3 श्रेणियों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। और जैव विविधता का 1972 में यह विभाजन व्हिटेकर एक विचारक हैं, व्हिटेकर ने जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की विविधता जैव विविधता कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन कौन करती है? तो ये है जैव विविधता। जैव विविधता जो आनुवांशिक जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास या नाश का कारण है, पहला है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, दूसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण और तीसरा है वनों का विनाश। तो जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का विनाश। अगला प्रश्न है जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है प्राकृतिक आवासीय विनाश जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है। प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता ह्रास के लिए। दोस्तों जैव विविधता ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है
वो है कि प्राकृतिक आवास का विनाश, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन तथा नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश है। और एक प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट कौन कौन हो सकता है? तो वो है वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, आवास का विखंडन यानी आवासों का, प्राकृतिक आवासों का विनाश, और तीसरा है विदेशी जाति का संक्रमण। तो ये तीनों कारण भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा क्या है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। ये हैं प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ये जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का बहुत ही अवैज्ञानिक तरीका है। वह है झूम खेती। झूम खेती में वनों के एक भाग को जला दिया जाता है और उस पर खेती की जाती है। जब उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो उन खेतों को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह इसी प्रकार से वनों को जलाकर उनसे खेती या खेत साफ किए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और ये देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में ये खेती प्रचलित है, जो कि जैव विविधता और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदेह है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल कौन है? तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये दोनों जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल में शामिल हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट कौन है? तो वही मैंने जो चर्चा किया है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोस्तों भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं, ये कौन कौन से हैं? तो 2 मुख्य हॉट स्पॉट स्थल हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, लेकिन इसमें 4 हॉट स्पॉट स्थल की बात की जा रही है। ये है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। तो ये 4 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन है? तो ये है दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन सा माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में भारत का हॉट स्पॉट माना जाता है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग वर्ष 1988 में सबसे पहले किसने किया था? एक विचारक हैं नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स एक लेखक भी हैं। इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाता है। भारत में जो प्रमुख हॉट स्पॉट हैं वो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये है सिकोया। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। और एक प्रश्न देखते हैं, किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। कितने वर्ष से? तो उत्तर है दोस्तों 50 वर्ष से। किसी भी प्रजाति को तब विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं देखी गई हो। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ये है, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित
निच या कर्मता और आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी क्या नहीं है? ब्रॉड नीचे या व्यापक नीच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि संकुचित निके ये किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियाँ किसमें सम्मिलित की जाती हैं? तो दोस्तों ये है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में IUCN द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु या जीव जंतुओं की सूचियां शामिल की जाती हैं। दोस्तों रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग में शामिल है, तो वो है महान भारतीय सारंग। महान भारतीय सारंग यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। तो ये संकटापन्न जातियों के संवर्ग में ये चारों आते हैं, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और स्लेटी गिलहरी, स्लेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में है, जबकि लाल पांडा किस में शामिल है? लाल पांडा दोस्तों संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैटनेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अधिक संकटापन्न कौन सी प्रजाति है? तो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों सबसे अधिक संकटापन्न प्रजाति है। अगला प्रश्न है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्यों? तो इसके कारणों में है, पहला है कि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। दूसरा, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि पक्षियों की संख्या को तेजी से घटा रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण। बंजर भूमि का वनीकरण ये जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, बल्कि ये जैव विविधता के लिए जैव विविधता की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है। तो सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल है, क्योंकि जब सड़कों का विस्तार होता है, नगरीकरण होता है और कृषि का विस्तार होता है तो इसमें जंगलों की कटाई होती है। जंगल जो कि प्राकृतिक आवास हैं वन्य जीव जंतुओं के लिए, और इस कारण जैव विविधता का नुकसान या ह्रास इससे होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो दोस्तों सिक्किम राज्य जो है ये 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना था और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को दोस्तों पहला जैव राज्य भी घोषित किया गया है, जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में कौन आता है? तो ये है सिक्किम राज्य पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में शामिल है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस पर एक की स्थापना करने में निहित है वह है जैव मंडल निचय या जैव मंडल रिजर्व। ये जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैव विविधता चैप्टर के अंतर्गत ये है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? तो जैव मंडल रिजर्व की स्थापना जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है।
वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण के लिए स्वस्थान पद्धति इन सीटू पद्धति नहीं है, वह है वानस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन। दोस्तों, ये वनस्पति संरक्षण के लिए स्वस्थानीय पद्धति या इन सीटू पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो गैस प्रयोग में लाई जाती है वह कौन सी गैस है? वह है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्रायो बैंक यानी अति निम्न ताप पर संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से अलग किया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्स सीटू संरक्षण यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार कहाँ पाया जाता है? 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इसीलिए ये क्षेत्र जैव विविधता का भंडार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर रहता है। तो ऐसे जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हैं दोस्तों, यहाँ पे उच्च वर्षा और तापमान पाया जाता है जो कि पौधों और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पैदा करता है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को क्या कहा जाता है? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायुओं में, और देखिए प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। दोस्तों, जो हमारे ध्रुव हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में भी वृद्धि होती है। लेकिन सर्वाधिक जैव विविधता आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों की तरफ ऊपर की ओर यानी उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आती जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके, साइलेंट वैली, कश्मीर, सुरमा घाटी और फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। तो एक प्रश्न और बनता है, साइलेंट वैली परियोजना या साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ये है केरल राज्य में शांत वैली या साइलेंट वैली परियोजना स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है उनमें भारत के जो क्षेत्र शामिल हैं दोस्तों, रामसर क्षेत्र, उसमें चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और बुलर झील, ये 4 झीलें आर्द्र क्षेत्रों में इनको रामसर का दर्जा शामिल प्राप्त है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान भारत में कितने स्थल शामिल हैं? तो दोस्तों, आर्द्र भूमियों में भारत के कुल 26 स्थल शामिल हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल कौन सा है? तो ये देखिए, भोज आर्द्र स्थल, ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों या नम भूमियों के संरक्षण से रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है। वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस या वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, महत्वपूर्ण है 2 फरवरी। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि कहाँ पर है?
तो ये है दोस्तों गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि गुजरात में स्थित है। आर्द्रभूमियों को प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कुछ खराब पदार्थ हैं उनके छन्नी का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन से हैं? तो ये जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विविधता के क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? तो ये है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजन के सबसे अधिक प्रभावी कारकों में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान, अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होता है। तो ये दोस्तों प्रवाल विरंजन में प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। तो प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि से, वैश्विक तापमान में वृद्धि से और पर्यावरण दबाव के कारण होता है। इसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और इसके साथ ही प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं वो क्षेत्र भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर प्रवाल भित्तियां हैं दोस्तों। एक प्रश्न देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। एक प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव के अस्तित्व का आधार बनी हुई है वो कौन कौन से माध्यम हैं? तो ये हैं मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण। ये सभी माध्यम हैं जिनके द्वारा जैव विविधता मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए कौन सा दशक घोषित किया गया है? तो वर्ष 2011 से 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र एक गतिकीय तंत्र होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह क्या है? तो कारण यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। तो हिमालय पर्वत प्रदेश दोस्तों यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, इसलिए यह जैव विविधता या जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? दिसंबर 2002। वर्ष 2002 दिसंबर माह में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी, इसकी स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में वर्ष 2003 में की गई थी। एक प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA जिसकी स्थापना वर्ष 2003 में चेन्नई में की गई थी, ये भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। ऐसे कैसे? तो यह जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो ये सब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा भारत में कृषि संरक्षण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, सी बकथोर्न। दोस्तों एक पौधा है सी बकथोर्न। तो सी बकथोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों सी बकथोर्न भारत में लद्दाख में पाया जाता है, जो अत्यंत ही पोषक तत्वों और विटामिन से परिपूर्ण पौधा होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इसका क्या महत्व है? तो दोस्तों, सी बकथोर्न की खेती के लिए भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है। यह मृदा संरक्षण या मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे प्रदेशों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। तो ये इस पौधे की विशेषता ये है कि ये मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है, मरुस्थलीकरण को रोकता है और इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता यानी अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। अगला प्रश्न है, भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी क्या है? तो ये है सी बकथोर्न। इसे भारत में लेह बेरी के नाम से जाना जाता है और ये अधिकतम मात्रा में लद्दाख में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये कौन सी दवा है? डिक्लोफिनेक सोडियम। डिक्लोफिनेक सोडियम दोस्तों ये ऐसी दवा है जिसे पशुओं के दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन उसकी मांस को खाकर अत्यधिक संख्या में गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इस दवा के अत्यधिक प्रभाव या प्रयोग के कारण पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में बहुत अधिक गिरावट आई है। उस दवा का नाम है डिक्लोफिनेक सोडियम। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? ये है जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहाती में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए क्या उत्तरदायी है? तो दोस्तों, इस स्थिति के लिए गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार के लिए जो एक दवा है डिक्लोफिनेक सोडियम, इसका प्रयोग किया जाता है और ये जो दवा है इसके कारण गिद्ध भारतीय देहातों में अब दिखाई नहीं देते हैं और काफ़ी हद तक विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया था। वो कौन सा पक्षी था? तो वो पक्षी है दोस्तों डोडो। मॉरीशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो गया है। इसका प्रमुख कारण है दोस्तों डोडो पक्षी की विलुप्ति। डोडो पक्षी की विलुप्ति के कारण टम्बला कोक एक पौधा है जो अब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बगुल या फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को कहा जाता है। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स या चमगादड़। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट या महान भारतीय फल चमगादड़ भी कहा जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पे है, ये क्या है? तो ये है एक स्तनधारी जीव, इसका नाम है डुगोंग और ये एक समुद्री जीव है जो कि विलुप्ति के कगार पर है। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही क्या है? तो दोस्तों, इसके संदर्भ में सही है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय या सी काऊ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है ड्यूगोंग। अगला प्रश्न है, जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों या हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वो मानक कौन कौन से हैं? तो वो मानक हैं दोस्तों, जाति बहुलता या स्पीसीज रिचनेस, दूसरा है स्थानिकता और तीसरा है आशंका बोध। तो ये 3 कारण हैं या 3 मानक हैं जिनके आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही कथन क्या है दोस्तों? तो यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो ये जो पक्षियों के संदर्भ में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है और महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना दोस्तों ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी। नॉर्मन मायर्स जैव विविधता हॉट स्पॉट के संकल्पना के प्रतिपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य कहाँ संपन्न हुई थी? तो जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, इसके पक्षकारों की प्रथम बैठक 23 से 27 फरवरी 2004 के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? 23 जनवरी 2001 को भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से क्या संबंध है? तो दोस्तों जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल या उपसंधि जैव सुरक्षा समझौते का सदस्य कौन नहीं है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि कार्टाजेना उपसंधि या जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि का सदस्य नहीं है। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या क्रियान्वित करता है? तो दोस्तों जैव सुरक्षा पर जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित होता है। अगला प्रश्न है, बलुई और लवड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व में खतरे में पड़ गया है। तो वो कौन सा जाति है? वो है भारतीय वन्य गधा। भारतीय वन्य गधा ये बलुई और लवड़ी क्षेत्र में एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के दलों का 10वां सम्मेलन नागोया जापान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन COP11 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य हैदराबाद में आयोजित किया गया था। UN रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से किसमें योगदान दे सकते हैं? एक प्रश्न है, UN रेड ये जो एक प्रोग्राम है, इसकी अभिकल्पना प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से किसमें योगदान दे सकते हैं? तो ये जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में UN रेड प्रोग्राम की अभिकल्पना इसमें प्रभावी योगदान दे सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल कौन है? तो दोस्तों ये स्थल है भितरकणिका। भितरकणिका में कछुओं का प्रजनन स्थल है। ओलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल भितरकणिका में है। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पत जात की संकटापन्न स्पीसीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी CITES के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो दोस्तों सही कथन है IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए
विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है और साइट्स जो है उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। अगला प्रश्न, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है, यह किसका अंग नहीं है? तो दोस्तों IUCN जो कि पर्यावरण या प्रकृति संरक्षण में कार्यरत है, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में सही क्या है? तो ये एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। दूसरा, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम ऑफ बायोडाइवर्सिटी TEEB। तो TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों TEEB यानी जो ये एक पहल है, संयुक्त राष्ट्र की पहल है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक प्रश्न है, सिंहपुच्छी बानर यानी जिसका नाम मेकाक है, सिंहपुच्छी बानर मेकाक अपने प्राकृतिक आवास में कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में सिंहपुच्छी बंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो ये हैं काली गर्दन वाला सारस यानी कृष्णग्रीव सारस और उड़न गिलहरी तथा हिम तेंदुआ, ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीता को भारत में विलुप्त घोषित कब किया गया था? तो वर्ष 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? तो समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पक्षी कौन है? तो ये है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी कहाँ है? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। और एक प्रश्न, शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है, यह है चमगादड़, भालू, कृंतक में। चमगादड़, भालू और कृंतकों में शीत निष्क्रियता की परिघटना देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, समशीतोष्ण यानी टेम्परेट और शीत प्रधान क्षेत्रों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिनमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु में बिताते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहते हैं जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव उस निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, जिसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। अगला प्रश्न है, गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे और मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं कृंतक गण में। रोडेंट्स कुल में आते हैं गिलहरी, छछूंदर, चूहे और मूसक। अगला प्रश्न है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, तो ये है निम्नतर अक्षांशों में। उच्चतम यानी हाई एल्टीट्यूड पे दोस्तों जैव विविधता कम होती है, उससे नीचे आने पर जैव विविधता में बढ़ोतरी होती रहती है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, तो कहाँ? निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या पाया जाता है? लवण जल मगर। लवण जल मगर यानी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग्स, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में क्या पाए जाते हैं? श्रू एवं टैपीर। श्रू एवं टैपीर दोस्तों विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में क्या रहता है? स्लो लोरिस। स्लो लोरिस एक जीवधारी है जो भारत के उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है।
अगला प्रश्न है, वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेंगेस है वो क्या है? तो वृक्षों पे रहने वाला वह स्तनधारी जिसका बायोनिकल नाम या जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है वो है रेड पांडा। रेड पांडा संकटापन्न जाति है दोस्तों, ये वृक्षों पे रहने वाला स्तनधारी है। अगला प्रश्न है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो ये है वेटलैंड इंटरनेशनल, जो ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्रभूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने के लिए तथा उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है। ये वेटलैंड जो रामसर सम्मेलन है, रामसर कन्वेंशन, उससे अलग संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, तो वो कथन है कि इन सभी स्थानों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणी उपयोग की अनुमति दी जाए। अगला प्रश्न है, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए, किसके लिए? उनके धारणीय उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसका अभिप्राय क्या होता है? इसका अभिप्राय है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। इसे मॉन्ट्रियो या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि या बरसाती भूमि किस लिए उपयोगी है? तो ये पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तथा तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु उपयोगी है। अगला प्रश्न है, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र के बीच के रहने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को आर्द्र भू क्षेत्र कहा जाता है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में कहाँ अधिक है? तो गुजरात में आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल क्षेत्रफल से कम है। दोस्तों, भारत में जो तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। अगला प्रश्न है, जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम कहाँ होता है? गहरे महासागर में। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम या सबसे कम होता है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन आता है? तो जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? प्रसिद्ध पर्यावरणविद वंदना शिवा। वंदना शिवा टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता से संबंध क्या रखते हैं? तो दोस्तों, खाद्य एवं कृषि हेतु जो पादप हैं वो जैव विविधता से संबंध रखते हैं। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय, ये सब जैव विविधता से संबंध रखते हैं। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ष 1997 में
विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्योटो जापान में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में क्या स्थापित किया गया था? तो ये यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन की एकीकरण के लिए क्या प्रदान करती है? तकनीकी और वित्तीय सहायता। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है दोस्तों। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, ये कथन है। कारण है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव होंगे। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त उपयुक्त सांद्रता कितनी है? 0.03% कार्बन की उपयुक्त सांद्रता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो ये हैं जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालित वाहनों की विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन, ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन की कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, वह देश है सिंगापुर। और कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हैं परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? वर्ष 2013 एवं 14 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला झारखंड का कौन सा है? तो वो है सरायकेला खारसवां। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण जो है ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और ओजोन परत के अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है जलवायु परिवर्तन का। जीवाश्म ईंधन के जलने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि और ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन का कारण है। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर है इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव को किस प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के तापमान का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हस्ताक्षरित हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
ये क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से संबंधित समझौता। सही कथन बताने हैं दोस्तों, तो जो कथन मैं बोल रहा हूँ ये सही कथन है। क्योटो संधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर क्या निर्भर करता है? तो गैस का वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण के ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वह गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब आइए देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो कौन सी है? तो दोस्तों, प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी कौन सी नहीं है? तो आर्गन गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही क्या है? तो ये सही है कि यह समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है और समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों है, कौन सी है? तो ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। अगला प्रश्न, वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है तो वो है भूटान। भूटान में वन प्रतिशतता बहुत अधिक है जिसके कारण इसे कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान करते हैं वो कौन से हैं? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। वो गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूमंडलीय उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप देखते हैं, ये है हिम नदी द्रवीभूत होने लगती है, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक ताप के असर को कौन सा इंगित करता है? हिमानी का पिघलना, सागरी तल का बढ़ना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबल तापमान में वृद्धि, ये सभी वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो वो है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। ये सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसलिए वायुमंडल का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और इसके जो स्रोत हैं वो है धान के खेत, कोयले की खान,
पालतू पशु और आर्द्रभूमि, ये सभी मीथेन के स्रोत हैं। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत दोस्तों आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स हैं। मानव की वह क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होगी वो है कृषि। कृषि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वह कौन सा गैस है? वो है मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो जुगाली करने वाले पशुओं से इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। इसे अर्थ आवर या पृथ्वी काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला कौन सा विश्वव्यापी आंदोलन है? तो ये है दोस्तों अर्थ आवर। ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला एक वैश्विक आंदोलन है। अगला प्रश्न है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? 21 मार्च 1994 को संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, यह सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन साधन है। वो क्या है? वो है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा क्या किया गया है? तो ये ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ है? तो दोस्तों 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर यह समझौता था, ये प्रभावी हुआ है। जापान के क्योटो शहर में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया था? 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य किया गया था? तो ये था 5.2%। अब आइए देखते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की थी तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि या क्लाइमेट फंड जमा करने की प्रतिबद्धता दर्शाई थी। वो कितना था? तो दोस्तों उस क्लाइमेट फंड का जो राशि थी वो $100 अरब था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा समसामयिक घटना चक्र प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसका अगला भाग हम आगे की वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा और यह आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।